साहब अम्बेडकर का मैंडेट अंग्रेजों के माध्यम से सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तक था। ओबीसी ने 1930, 31 और 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और उनकी कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, उनको अधिकार दिया कि वो उनके भविष्य के बारे में सोचें। गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने उनको भरोसा दिया कि अम्बेडकर तो गद्दार है, देशद्रोही है, अंग्रेजों से कहता है कि जाने से पहले मेरे लोगों को उनके अधिकार देकर जाओ, क्योंकि आप लोग उनके हाथ में सत्ता देकर जाने वाले हैं जिन्होंने हजारों साल से हमें दबाकर रखा है, जिन्होंने हजारों साल से हमें जानवर की जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर किया है। आप जाओगे, सत्ता उनके हाथ में देकर जाओगे, वो हमें फिर से गुलाम बनाकर रखेंगे। देश आजाद होगा, हम गुलाम होंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारी आजादी का भी प्रबंध करके जाओ। आपको जाना है, आप जाएं, जाने से पहले हमारी भी आजादी का प्रबंध करके जाएं। इसलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आज शासन और प्रशासन के मामले में, शासन और प्रशासन में भागीदारी के मामले में आज ओबीसी के मुकाबले में कम से कम 50 साल आगे है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के मामले में कम से कम 50 साल आगे है। आज अगर हम ओबीसी की बात को मंडल रिपोर्ट के माध्यम से और दूसरी कोशिश के माध्यम से अगर हम ओबीसी की बात को आगे बढ़ाने लगे तो प्रशासन के मामले में ओबीसी को शेड्यूल कास्ट के लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 साल लगेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, मुलायम सिंह यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं, बैकवर्ड के हमारे एक साथी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी हमारा आज भी ब्राह्मण है। चीफ मिनिस्टर हम बदल पाए हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी हम नहीं बना पाए हैं। लेकिन खुशी की बात है कि आज शेड्यूल ओबीसी के लोग, बैकवर्ड ये माइनॉरिटीज के लोग, ये तो प्रशासन में बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन आज भी हमारे पास शेड्यूल कास्ट के 2 आदमी हैं जिनको हम चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी के लायकी के उस लेवल के हमारे पास 2 आदमी हैं बहुजन समाज के, जिनको हम चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं। हम नहीं बना पा रहे हैं, यह हमारी अपनी मुश्किल है। वो मुश्किल दूसरी है, लेकिन कम से कम शेड्यूल कास्ट के हमारे पास 2 आदमी हैं जिनको आज हम चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं, और शेड्यूल कास्ट के कम से कम 25 आदमी लाइन में लगे हुए हैं जो आने वाले समय में बन सकते हैं। लेकिन ओबीसी का हमारे पास एक भी आदमी नहीं है, और आज कोई भी नजर नहीं आता है जो आने वाले 25 साल तक या 35-40 साल तक बन सके। आने वाले, क्योंकि ओबीसी के आदमी को अभी सिलेक्ट होना होगा, अभी उसको सिलेक्ट होना होगा। अगर वो सिलेक्ट हो जाता है आज, तो उसके बाद कम से कम उसको 30-35 साल लगेंगे कि वो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर पहुंच सके। वो भी तब
अगर वो 25 साल से कम उम्र में सेलेक्ट होता है। अगर 25 साल के बाद होता है तो वो नहीं बन सकेगा। ये बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आज समय कुछ बदला है और बाकी बदलाव हमें लाना है। हमारे बुजुर्गों की कोशिश के कारण कुछ समय बदला है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, 550 से ज्यादा सरकार को चलाने वाले आईएएस ऑफिसर हैं। जो सरकार को चलाते हैं वो 550 से कुछ ज्यादा हैं। उसमें से 350 ब्राह्मण हैं। उसमें से 350 ब्राह्मण हैं। लेकिन खुशी की बात है कि दूसरे नंबर पर 112 शेड्यूल कास्ट हैं। 112 शेड्यूल कास्ट हैं। लेकिन ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, जिनकी संख्या 100 में से 50 से ज्यादा है, उनके लगभग 650 अधिकारियों में से उनके सिर्फ 7 हैं और 7 में से 4 प्रमोटी हैं जो कलेक्टर से आगे नहीं पहुंच सकते हैं, अभी रिटायर होने वाले हैं। सिर्फ 3 बचते हैं। 650 में से 3 बचते हैं। आप लोग टक्के की बात करते हैं तो आधा टक्का नजर आते हैं। जो 52% लोग हैं उनका अधिकार में हिस्सा, सरकार को चलाने में हिस्सा आधा टक्का है। ये किस कारण है? गांधी जी और उनकी कांग्रेस के कारण है। 1930, 31 और 32 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को तो बाबा साहब अम्बेडकर बचा सके। इसलिए 1935 में जब इंडिया एक्ट बना तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को आगे बढ़ाने की बात चलने लगी। लेकिन ओबीसी की बात आज तक नहीं चली, बराबर नहीं चली। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आर्टिकल लिखा, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के लिए वो एक आर्टिकल लिख सके जिसके तहत सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरह ओबीसी के लिए भी कुछ प्रबंध करे कि वो शासन और प्रशासन में उनकी भागीदारी उनको मिल सके। उस एक्ट के बावजूद भी जो 1948, 1949 में लिखा गया, 1948 में लिखा गया, 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में या देश के कारोबार के, प्रदेशों के कारोबार को चलाने वाले जो अधिकारी हैं, आज तक भी उसके आधार पर उनकी बात आगे नहीं बढ़ने लगी है। लगभग 45 साल बीत गए हैं। तो इस तरह से साथियों, मैं इस मौके पर जब पहली बार ही आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों के जिले के बारे में सुना तो पहले भी था और आज भी इसके ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैंने उस सारे समय की चर्चा आपके सामने रखी है। तो उसमें सिर्फ भंडारा का ही कसूर नहीं था, महाराष्ट्र का ही कसूर नहीं था। सारे देश में हम लोगों की ऐसी हालत थी कि हम लोग जो उस वक्त तक जो शासन पद्धति थी उसके आधार पर हम बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजने लायक नहीं थे, लेकिन उनके संघर्ष के कारण हम लोग सोचने समझने लायक बने। उस सोच और समझ का, उस ज्ञान का फायदा लेकर और जो कुछ समय बदला है उनके संघर्ष के कारण, उसका फायदा लेकर बहुत सा बदलाव बाकी है।
बहुत सा बदलाव बाकी है, वो बदलाव हमें लाना होगा, वो बदलाव हमें लाना होगा। जब हम उस बदलाव को लाने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने रुकावटें आती हैं, हमारे बहुत से लोग दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होता है। रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती हैं? जो बदलाव लाना चाहता है उसके रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी तो किसके रास्ते में आएंगी? महात्मा फुले ने बदलाव लाने की कोशिश की, उनके रास्ते में सबसे ज्यादा रुकावटें आई। शाहू महाराज ने कोशिश की, उनके रास्ते में दूसरे नंबर पर रुकावटें आई। बाबा साहब ने कोशिश की, उनके रास्ते में रुकावटें आई। अब हमारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए, तो भाई फिर हमें बदलाव की बात को भूल जाना चाहिए। अगर हम बदलाव की बात को भूल जाते हैं, हमारे सामने जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, हमारी जो जिम्मेवारी है हम उसको भूल जाते हैं, फिर हमारे रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी चल रही है, उसके रास्ते में रुकावटें नहीं आ रही हैं। बॉम्बे में मैंने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हमारे उधर एक मंत्री हैं, अठौले उनका नाम है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। बाबा का हाथी जंगल में चला गया है, उससे उसको कोई रुकावट नहीं है। हाथी नहीं तो हाथी से ही, अगर हाथी नहीं है तो हाथ से ही काम चला लेंगे। और अगर कोई एमएलए चुनकर नहीं आता है तो कारपोरेटर ही से ही।